हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक है जस्टिस। इससे पहले भी हमने जस्टिस पर चर्चा की हुई है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले जाकर देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। तो उसमें हमने न्याय के अर्थ, कुछ मापदंडों के बारे में बात की थी। न्याय के मूल तत्व क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज के इस सेशन में हम लोग न्याय के दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। अगर हम न्याय के अवधारणात्मक विकास को देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला यूनानी काल, दूसरा मध्ययुगीन काल और तीसरा आधुनिक काल। तो इन तीनों कालों में हम न्याय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम न्याय का यूनानी काल में क्या विचार रहा है उस पर चर्चा करने वाले हैं, और कौन कौन से विचारकों ने यूनानी काल में न्याय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यूनानी काल यानी ग्रीक काल में अगर हम देखें तो प्लेटो और अरस्तु दो प्रसिद्ध विचारक थे जिन्होंने न्याय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक, और इस पुस्तक में उनका जो मुख्य विषय था वो न्याय ही था, और इसलिए इस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। रिपब्लिक पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो ने न्याय के लिए यूनानी शब्द दकियासून का प्रयोग किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो ने जब अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के ऊपर विचार दिए, उससे पहले उस समय जो तत्कालीन विचार थे न्याय के ऊपर, उन्होंने उसका खंडन किया, और रिपब्लिक पुस्तक में कुछ पात्रों के माध्यम से उन्होंने उस समय के तत्कालीन न्याय के विचारों का खंडन किया था। और वो जो मुख्य पात्र थे वो कौन थे? सेफालस, पॉलीमार्कस, ग्लूकोन, थ्रेसिमिकस। तो इनके विचारों को हम पढ़ेंगे, और इन्हीं के विचारों को खंडन करते हुए वो बाद में अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो अगर हम बात करें परंपरागत सिद्धांत न्याय का किसने दिया है, तो सेफालस और पॉलीमार्कस ने दिया है, जो कि पिता पुत्र थे और सोफिस्ट थे। सोफिस्ट लोग कौन होते थे ये भी जानना जरूरी है। तो सोफिस्ट प्राचीन काल में जो टीचर होते थे, जो निजी शिक्षा देने का कार्य करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? सोफिस्ट कहा जाता था। जो लोग निजी शिक्षा देते थे उन्हीं को सोफिस्ट कहा जाता था। तो सेफालिस के अनुसार न्याय का क्या था? सेफालिस ने न्याय की क्या परिभाषा दी? सेफालिस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। जबकि प्लेटो इसका खंडन करते हुए क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि यह सार्वभौमिक नहीं है, हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं होता है। मान लीजिए एक देश की सेना है, वो दूसरे देश की सेना उसको पकड़ लेती है, तो क्या उस स्थिति में सत्य बोलना न्याय होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लेटो के अनुसार ये सार्वभौमिक नहीं है, हमेशा सच बोलना न्याय नहीं होता है। दूसरा क्या था? दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको हथियार देता है और कुछ समय बाद वो पागल हो जाता है और वो अपना हथियार मांगता है, तो क्या आप उस स्थिति में उसको हथियार वापस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, और अगर आप उस स्थिति में उसको हथियार देते हैं तो वो खुद को भी हानि पहुंचा सकता है और दूसरे को भी हानि पहुंचा सकता है। तो हर स्थिति में दूसरों का ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है, और हर स्थिति में सच बोलना भी न्याय नहीं है। दूसरे पात्र आते हैं पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस क्या कहते हैं? दूसरों के प्रति उचित व्यवहार ही क्या है? न्याय है। यानी कि शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना और मित्र के साथ मित्र का व्यवहार करना ही पॉलीमार्कस के अनुसार न्याय है। जबकि प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नैतिक व्यवहार करना चाहिए, और इसके अलावा वो ये बोलते हैं कि आप जिस व्यक्ति को अपना मित्र मान रहे हैं, हो सकता है कि वो वास्तव में आपका शत्रु हो, और जिसे आप अपना शत्रु मान रहे हैं हो सकता है कि वो आपका मित्र हो। तो इसीलिए हमें सबके साथ नैतिक व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें क्रांतिकारी और रेडिकल सिद्धांत कौन देते हैं,
तो ये थ्रैसिमेकस द्वारा दिया जाता है। थ्रैसिमेकस क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। थ्रैसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वही न्याय के सिद्धांत है। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा एक कला है उसी प्रकार शासन भी क्या है, एक कला है। जिस प्रकार शिक्षक का उद्देश्य अपने शिष्यों का कल्याण करना होता है, शोषण नहीं, उसी प्रकार शासन का उद्देश्य भी अपनी जनता का कल्याण करना होता है, शोषण नहीं। इसके अलावा थ्रैसिमेकस और क्या कहते हैं, एक तो उन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि अन्याय कुछ समय के लिए प्रभावी हो सकता है, कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अंतिम जीत किसकी होती है, न्याय की ही होती है। अगला सिद्धांत आता है व्यवहारिक सिद्धांत यानी प्रैग्मेटिक सिद्धांत, और ये कौन देते हैं, ग्लूकोन। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि क्रांतिकारी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है थ्रैसिमेकस। परंपरागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है पॉलीमार्कस और सेफालस। व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया, तो ग्लूकोन ने दिया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ग्लूकोन क्या कहते हैं, ग्लूकोन का कहना है कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय क्या है, भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। कौन कहते हैं, ग्लूकोन। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय के नियमों का पालन हम भय से नहीं करते, बल्कि समाज में उसके महत्व के कारण, उसकी आवश्यकता के कारण करते हैं, और यह सभी के लिए आवश्यक है, इसीलिए हम न्याय का पालन करते हैं, भय के डर से हम नहीं करते हैं। प्लेटो इन सभी का जब खंडन कर देते हैं, तात्कालिक न्याय के सिद्धांतों का वो खंडन कर देते हैं, तब वो अपना न्याय का सिद्धांत अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो के अनुसार ये जितने भी तत्कालिक न्याय के सिद्धांत थे, इन सब में एक कमी थी कि ये न्याय के सिद्धांत को बाह्य वस्तु मानते थे, भौतिक वस्तु मानते थे, जबकि ये क्या है, एक मानव आत्मा से संबंधित विषय है, अंतरात्मा से संबंधित विषय है, ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है प्लेटो के अनुसार। और प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में 3 तत्व होते हैं जिसके आधार पर ही राज्यों का निर्माण होता है, और ये 3 तत्व कौन से हैं, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा। बुद्धि, जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है, सद्गुण की प्रधानता है, शौर्य का मतलब है वीरता, और तृष्णा का मतलब है लालच। प्लेटो के अनुसार जब मानव आत्मा में ये तीनों तत्व उचित अनुपात में रहते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, न्यायपूर्ण होता है। अगर एक व्यक्ति में ये तीनों तत्व उचित अनुपात में है तो व्यक्ति क्या है, न्यायपूर्ण है। उचित अनुपात का यहाँ पर क्या मतलब है कि शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार किया जाना चाहिए, यानी बुद्धि यहाँ पर ऊपर रहना चाहिए। शौर्य और तृष्णा का प्रयोग किसके अनुसार किया जाना चाहिए, बुद्धि के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ये तो उन्होंने बात की कि व्यक्तिगत न्याय क्या है, व्यक्ति कब न्यायपूर्ण होगा, जब शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के द्वारा किया जाएगा तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण चट्टानों और वृक्षों से नहीं होता, बल्कि मानव आत्मा के इन 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। व्यक्ति के आत्मा में ये 3 तत्व हैं और इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर राज्य में 3 वर्गों का निर्माण होता है प्लेटो के अनुसार। और ये 3 वर्ग कौन से हैं, जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता होगी वो क्या बनेगा, दार्शनिक वर्ग, जिसमें शौर्य की प्रधानता होगी वो सैनिक वर्ग, और जिसमें तृष्णा की प्रधानता होगी वो उत्पादक वर्ग कहलाएगा। और प्लेटो के अनुसार जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब राज्य में न्याय की स्थापना होगी। और इस प्रकार प्लेटो 2 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय यानी कि व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों तत्वों में संतुलन बना रहना, शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना ही क्या है, व्यक्तिगत न्याय है।
और सामाजिक न्याय क्या है? जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को, अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण रूप से करेंगे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सामाजिक न्याय। तो ये आपको याद रखना है। और इसी आधार पर प्लेटो कहते हैं कि राज्य क्या है? व्यक्ति का ही बृहद रूप है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्वों के अनुसार ही राज्य में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है और इसी कारण से राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। कौन कहते हैं? प्लेटो। ये स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं अरस्तु पर। अरस्तु न्याय का आधार क्या मानते हैं? विधि को मानते हैं, जबकि प्लेटो क्या मानते हैं? सद्गुण को मानते हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय 2 प्रकार का होता है, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय क्या होता है? यह सद्गुण पर आधारित होता है और यह व्यवहारिक नहीं है। यानी पूर्ण न्याय का अरस्तु आलोचना करते हैं, अरस्तु इसके समर्थक नहीं है। उनके अनुसार सद्गुण पर आधारित न्याय वास्तविक न्याय नहीं है। और वो विशेष न्याय क्या होता है? विशेष न्याय विधि पर आधारित होती है और अरस्तु इसी को महत्वपूर्ण मानते हैं। और वो विशेष न्याय को भी 2 भागों में बांटते हैं, वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय। प्रतिवर्ती न्याय को ही क्या कहा जाता है? सुधारात्मक न्याय। तो विशेष न्याय को वो 2 भागों में बांटते हैं, वितरणात्मक और प्रतिवर्ती। वितरणात्मक न्याय क्या है? वितरणात्मक न्याय संसाधनों के वितरण से संबंधित है और इसके नियम और कानून कौन बनाएगी? विधायिका बनाएगी। और योग्यता के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाएगा, यानी ज्यामितीय अनुपात में। जो ज़्यादा योग्य होगा उसको ज़्यादा संसाधन मिलेंगे, जो कम योग्य होगा उसको कम संसाधन मिलेंगे। दूसरा आता है प्रतिवर्ती या सुधारात्मक, और ये क्या है? यह अपराध के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें नियम और कानून बनाएगा कौन? न्यायपालिका। और इसका वितरण कैसे होगा? अंकगणितीय अनुपात में होगा, अर्थात समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा। तो जो प्रतिवर्ती या सुधारात्मक है वो अंकगणितीय अनुपात में होगा, वितरणात्मक न्याय ज्यामितीय अनुपात में होगा। तो आपको ये भी याद रखना है। तो हमने चर्चा की यूनानी काल में न्याय पर क्या विचार थे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे मध्ययुगीन में न्याय का क्या अर्थ था, और थर्ड हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल में क्या न्याय पर विचार थे। तो अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घटना चक्र की प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है तो उसको देख लीजिए, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।